वेलकम यू ऑल टू लेट्स क्रैक इट विद विषय गुप्ता। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करने जा रहे हैं इंडियन पॉलिटी का, शेड्यूल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जो अनुसूचियां हैं भारतीय संविधान की, यानी कि शेड्यूल्स हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हर एग्जाम में देखा जाता है, इससे सवाल आता है, चाहे वो प्रीलिम्स हो चाहे मेंस हो। बहुत ही अच्छा टॉपिक है, इजी टॉपिक है और मार्क्स गेनिंग टॉपिक है, यानी कि अगर इसके ऊपर से कोई क्वेश्चन आता है तो वो तो गलत बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। तो पूरा अच्छे से समझेंगे कि शेड्यूल्स क्या हैं, इसके बेस पे प्रीलिम्स में कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं वो भी देखेंगे, किस तरह से एक ट्रिक के थ्रू हम इसको याद कर सकते हैं वो भी देखेंगे। यानी कि हर तरीके से एक पावर पैक्ड वीडियो होगी जिससे कि आपका पूरा शेड्यूल कवर हो जाएगा। इसके बाद आपको शेड्यूल्स को देखने की कहीं और भी ज़रूरत नहीं है। तो क्या बताना चाहूँगा, अगर आपने लेट्स क्रैक इट विषय गुप्ता का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और लेट्स क्रैक इट विषय गुप्ता का फ्री टेलीग्राम चैनल भी है, तो इसको जरूर ज्वाइन कर लेना। इसको ज्वाइन करना बहुत ज़रूरी है, सारे लिंक्स यहीं पे आते हैं, सभी अपडेट्स यहीं पे आती हैं, तो इसको जरूर ज्वाइन कर लेना। तो यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लेना, फ्री टेलीग्राम चैनल जो है उसको भी आप ज्वाइन कर लेना, और एक क्विज चैनल है फ्री टेलीग्राम चैनल, उसको भी ज्वाइन कर लेना। उसको ज्वाइन करना बहुत ज़रूरी है। क्वेश्चंस वहाँ पे आते रहते हैं आपकी प्रैक्टिस के लिए, एमसीक्यूज़ बेस्ड क्वेश्चंस आते रहते हैं, तो आप उसको वहाँ पे प्रैक्टिस करते रहेंगे। गैस बताना चाहूँगा, लोअर पीसीएस मेंस के लिए, आरओ एडवोकेट जनरल मेंस के लिए और एफआरओ मेंस के लिए फुल प्रिपरेशन बैच चल रहा है, टेस्ट सीरीज चल रही है। तो जो भी विलिंग कैंडिडेट्स हैं जो चाहते हैं कि वो अपनी टेस्ट परफॉर्मेंस दें या प्रिपरेशन करें, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करें, तो आंसर राइटिंग प्रैक्टिस बैच भी चल रहा है। तो वो मुझे 7665804421 पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो शेड्यूल्स हैं उसके ऊपर कुछ सवाल देख लेते हैं। मीनवाइल पहले हम सवाल देख लेते हैं, उसके बाद हम वीडियो कवर करेंगे, जितना भी कंटेंट है उसको पढ़ेंगे, उसके बाद फिर हम इन सभी सवालों के जवाब देने लायक हो जाएंगे। इनकेस अगर आपको इस सवालों के जवाब आते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। जितने भी ये सवाल हैं, 4 सवाल आएंगे, तो चारों सवालों के सही जवाब दिया होगा उसके कमेंट को पिन कर दिया जाएगा। तो पहला सवाल आता है कि हाउ मैनी शेड्यूल्स आर देयर इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियाँ हैं। 8 हैं, 9 हैं, 11 हैं या 12 हैं। फिर आता है विच शेड्यूल डील्स विद द एंटी डिफेक्शन लॉ। तो एंटी डिफेक्शन लॉ यानी कि दल बदल कानून जो है, तो इसके साथ कौन सा शेड्यूल डील करता है। शेड्यूल चौथा, शेड्यूल नौवा, 10th शेड्यूल या फिर 12वां शेड्यूल। तो इन चारों में से कौन सा शेड्यूल होगा, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। फिर आएगा कि हाउ मैनी शेड्यूल लैंग्वेजेस आर देयर, तो कितनी भाषाएं हैं भारतीय संविधान में जो शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस हैं। 20 हैं, 14 हैं, 22 हैं या 19 हैं। और फिर आता है जो सेकंड शेड्यूल है वो किस चीज़ से डील करता है। स्टेट और यूनियन टेरिटरीज यानी कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों से, अलाउंसेज एंड इमोल्यूमेंट्स यानी कि भत्ते और परिलब्धियाँ से, फिर शेड्यूल लैंग्वेजेस हैं अनुसूचित भाषाएं, या फिर पंचायती राज से। तो किससे करता है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। चारों का जवाब जो भी सही देगा उसका कमेंट को पिन कर दिया जाएगा। बाकी वीडियो के अंत होने पे इन चारों सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं शेड्यूल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो 12 शेड्यूल्स है। पहली बात तो भारतीय संविधान में, तो जब भारतीय संविधान बना था उस टाइम पे 8 थे, और लेकिन बाद में इसमें अमेंडमेंट्स होते रहे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, तो ये बाद में होकर 12 हो गए। तो हाल फिलहाल प्रेजेंटली 2022 में इस टाइम पे 12 शेड्यूल्स हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। वन ऑफ द फर्स्ट मेंशंस ऑफ शेड्यूल्स वाज मेड इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935। तो सबसे पहले शेड्यूल के बारे में जो मेंशनिंग आई थी वो किस में आई थी, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आया था, सबसे पहले उसमें मेंशन आया था शेड्यूल्स का, अनुसूचियाँ का, जिसमें 10 अनुसूची बताई गई थी। लेकिन बाद में जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया गया 1949 में, उस टाइम पे इसमें 8 शेड्यूल डाले गए थे। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे अमेंडमेंट होते रहे, संविधान में संशोधन होते रहे, धीरे धीरे इसमें शेड्यूल्स ऐड होते रहे, बाद में 4 शेड्यूल ऐड हुए हैं, तो अब मिला के टोटल 12 शेड्यूल्स हैं। तो देख लेते हैं कि किस शेड्यूल में क्या है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फर्स्ट शेड्यूल से स्टार्ट करें हम, तो फर्स्ट शेड्यूल के अंदर आता है इट कंटेन्स द नेम्स ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी, यानी कि भारत में जितने राज्य हैं, जितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, सभी के नाम पहले शेड्यूल में मेंशन रहेंगे। टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन ऑफ स्टेट्स इज ऑल्सो इंक्लूडेड, और इसके अंदर ये भी इंक्लूड रहता है कि किस राज्य का या किस केंद्र शासित प्रदेश का कितना प्रादेशिक क्षेत्राधिकार है, यानी कि जुरिस्डिक्शन कितना है। तो क्षेत्राधिकार भी मेंशन है पहले शेड्यूल में, और जो नाम है स्टेट्स के, यूनियन टेरिटरीज़ के, वो भी मेंशनड हैं पहले शेड्यूल में। फिर दूसरे शेड्यूल में अब देखिए कैसा है कि पहला शेड्यूल तो हो गया कि पहले तो आपको स्टेट के, यूनियन टेरिटरीज़ के नाम पता चल गए। फिर दूसरे में आता है कि मान लेते हैं अगर आप प्रेसिडेंट हैं, चीफ मिनिस्टर हैं, या कोई भी एक अच्छा पद ग्रहण करते हैं, संवैधानिक पद, तो वहाँ पे आने के बाद कि अब आप क्या अलाउंसेस लेंगे, क्या प्रिविलेजेस लेंगे, यानी कि क्या आप सैलरी लेंगे, उस चीज़ के बाद देखिए यहाँ पे हो सकता है कि जब आपको भारत के बारे में पता चल जाए, हो सकता है कोई पर्सन कहे कि मैं उसकी सेवा करना चाहूँगा, लेकिन ठीक है, सेवा बिल्कुल आएगी करने के लिए, लेकिन सेवा से पहले आप ये भी सोचेंगे कि आपको क्या मेवा मिल जाए, यानी कि आपको क्या सैलरी मिल जाए। तो जो सेकंड शेड्यूल है उसमें आता है कि द प्रोविजंस इन रिलेशन टू अलाउंसेस, प्रिविलेजेस, इमोल्यूमेंट्स, यानी कि क्या भत्ते, क्या विशेष अधिकार आपको मिलेंगे, तो वो सेकंड शेड्यूल में आते हैं। तो यानी कि सेकंड शेड्यूल के अंदर किस किस के लिए आएंगे, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के लिए आता है, जितने भी राज्यों के गवर्नर्स होते हैं उनके लिए है,
फिर लोकसभा के डिप्टी स्पीकर हैं या स्पीकर हैं लोकसभा के, राज्यसभा के चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन हैं यानी कि वाइस प्रेसिडेंट भी आ जाते हैं इसके अंदर, और फिर स्पीकर हैं या डिप्टी स्पीकर हैं लेजिस्लेटिव असेंबलीज़ के, फिर चेयरमैन डिप्टी चेयरमैन हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल के, सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, हाई कोर्ट के जज हैं, और CAG हैं यानी कि कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया हैं। तो अब इन सब लोगों के लिए इन सबको क्या सैलरी मिलेगी, क्या अलाउंसेस मिलेंगे, तो वो सब चीज़ें सेकंड शेड्यूल के अंदर लिखी हुई हैं। फिर थर्ड शेड्यूल आता है। थर्ड शेड्यूल के अंदर आता है कि जब आप किसी पद को ग्रहण करेंगे तो उस टाइम पे आप जो शपथ लेंगे वो उसके अंदर लिखा हुआ है थर्ड शेड्यूल में। तो यानी कि कौन कौन लोग शपथ लेते हैं, जैसे एक तो यूनियन मिनिस्टर्स, इनकी जो केंद्र सरकार में मंत्री बनते हैं वो लेते हैं, पार्लियामेंट इलेक्शन कैंडिडेट, जो मान लो पार्लियामेंट्री इलेक्शन लड़ रहा है वो कैंडिडेट, फिर एक MP जब चुन के आएगा, सुप्रीम कोर्ट के जजेस हो गए, CAG हो गया, फिर स्टेट के मिनिस्टर्स हैं यानी कि राज्य के जो मंत्री हैं, फिर स्टेट लेजिस्लेचर इलेक्शन के कैंडिडेट्स हैं, स्टेट लेजिस्लेचर मेंबर्स हैं यानी कि जो विधान सभा के जो मेंबर्स होते हैं यानी कि जो MLA होते हैं, विधायक होते हैं वो, और फिर हाई कोर्ट के जजेस। तो ये सभी लोग ओथ लेते हैं, एफर्मेशन लेते हैं, ओथ लेते हैं कि हम जो है अपना जो कर्तव्य है उसका तरीके से निर्वहन करेंगे। तो 3 हो गए हमारे, यानी कि फर्स्ट शेड्यूल में तो यूनियन टेरिटरी और स्टेट बताया गया, सेकंड शेड्यूल में क्या बताया गया कि किस किस को क्या क्या सैलरी अलाउंसेस प्रिविलेजेस मिलेंगी, और थर्ड शेड्यूल में बताया गया कि ये लोग ओथ लेंगे। फिर फोर्थ शेड्यूल में आता है कि इट कंटेन्स द प्रोविजन इन रिलेशन टू द एलोकेशन ऑफ सीट्स फॉर द स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज इन द राज्यसभा। अब राज्यसभा में किस राज्य से कितनी सीटें होंगी, किस केंद्र शासित प्रदेश से कितनी सीटें होंगी, ये जो बताया गया है ये चौथे शेड्यूल में बताया गया है। मान लेते हैं कि अगर यूपी में 31 या 32 सीटें हैं राज्यसभा के अंदर, उत्तराखंड के अंदर से सिर्फ 3 सीटें हैं राज्यसभा के अंदर, तो ये जो चीज़ें बताई गई हैं ये फोर्थ शेड्यूल में बताई गई है, चौथी अनुसूची में बताई गई है संविधान के। फिर फिफ्थ शेड्यूल देखें तो फिफ्थ शेड्यूल के अंदर आता है इट कंटेन्स प्रोविजंस इन रिलेशन टू द एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ शेड्यूल्ड एरियाज़ एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स। तो जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं या शेड्यूल्ड एरियाज़ हैं तो उनके लिए ये चीज़ें आती हैं कि जो शेड्यूल्ड एरियाज़ के लोग हैं या शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं उनके पास क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, तो वो उसमें बताई गई हैं। देखिए ये जो हिंदी है, ये हिंदी फिफ्थ शेड्यूल की जो हिंदी होनी चाहिए थी ये हिंदी इसमें गलती से सिक्स शेड्यूल में डाल दी गई है, तो ये यहीं पे आएगी। यानी कि इसमें अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के संबंध में प्रावधान है, तो ये चीज़ जो है ये फिफ्थ शेड्यूल में आएगी यहाँ पे ना, तो इसको आप करेक्ट कर लीजिएगा। फिर सिक्स शेड्यूल आती है कि जिस तरह से फिफ्थ शेड्यूल में तो शेड्यूल्ड एरिया और शेड्यूल्ड ट्राइब्स बता दिया गया, सिक्स शेड्यूल के अंदर 4 राज्यों को AMTM यानी कि असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, इनको थोड़ा सा एक ज़्यादा प्रिविलेज दी गई है, इनका स्पेशल नाम मेंशन किया गया है असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम का। तो सिक्स शेड्यूल के अंदर असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम में जो भी शेड्यूल्ड एरियाज़ हैं या शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं उनकी जो चीज़ें हैं, उनके रिलेशन में जो प्रोविजंस हैं उनकी एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए वहाँ पे, तो वो मेंशन किए गए हैं छठे शेड्यूल में। फिर आता है सातवां शेड्यूल। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट शेड्यूल है सातवां शेड्यूल, जो ये कंटेन करता है 3 लिस्ट कि जिनके ऊपर कौन सरकार क्या कानून बनाएगी। ये जो सब्जेक्ट्स हैं ये 7वें शेड्यूल में लिखे गए हैं। यानी 7वें शेड्यूल के अंदर 3 लिस्ट आती हैं, यूनियन लिस्ट यानी कि संघ की लिस्ट, स्टेट की लिस्ट यानी कि राज्य की लिस्ट, और कॉन्करेंट लिस्ट यानी कि समवर्ती सूची। तो ये 3 सूची आती हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। अब इनमें ये बताया गया है कि मान लेते हैं कोई संघ सूची है, यूनियन की लिस्ट है, तो उस पर सिर्फ केंद्र सरकार के पास हक है कि वो कानून बनाए। स्टेट लिस्ट में राज्य सरकार बनाएगी कानून, और समवर्ती सूची में दोनों बना सकते हैं कानून। लेकिन मान लेते हैं कहीं पे अगर राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच में डिस्प्यूट हो तो संघ सरकार का जो प्रावधान होगा, जो कानून होगा, वो सही माना जाएगा। तो प्रेजेंटली यूनियन लिस्ट में देखें तो 100 सब्जेक्ट हैं, पहले 97 हुआ करते थे। स्टेट लिस्ट में 61 हैं, पहले 66 हुआ करते थे, यानी कि स्टेट लिस्ट से सब्जेक्ट कम कर दिए गए हैं और कॉन्करेंट लिस्ट में वो डाल दिए गए हैं। पहले समवर्ती सूची में 47 हुआ करते थे, अब वहाँ पे 52 हो गए हैं। तो ये 7वें शेड्यूल में 7वें सूची में बता रखा है कि कौन से सब्जेक्ट पे कौन कानून बनाएगा, इसके बारे में जो बताया हुआ है वो 3 लिस्ट के माध्यम से 7वें अनुसूची में बताया है। फिर आती है 8वीं अनुसूची। इसमें 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस बताई गई हैं जो भारतीय संविधान रिकॉग्नाइज़ करता है। ऐसे तो भारत में बहुत सारी भाषाएं हैं, बहुत सारी बोलियां हैं जो बोली जाती हैं, लेकिन 22 लैंग्वेजेस ऐसी हैं जो संविधान भी रिकॉग्नाइज़ करता है। तो उन 22 भाषाओं के नाम क्या हैं वो देख लेते हैं। वो है एसमीज़ यानी कि असमिया, फिर है बंगाली, बोडो, डोंगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, फिर आता है मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, संथली, सिंधी, तमिल, तेलुगु और उर्दू। तो यानी कि जो 22 लैंग्वेजेस हैं इसमें आप ये ध्यान रखिए कि इंग्लिश नहीं है।
अब आप देख सकते हैं कि इंग्लिश जो है भारत के कॉन्स्टिट्यूशन की 22 जो शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस हैं उनमें मेंशन नहीं है। वो अलग बात है कि मेजरली काम जो होता है वो इंग्लिश लैंग्वेज में होता है सेंट्रल गवर्नमेंट के हिसाब से। तो सेंट्रल गवर्नमेंट में ज़्यादातर काम इंग्लिश में होता है क्योंकि उसको सभी देशों को सभी राज्यों को उनको कंसिडर करना है। तो हर राज्य मान लें तमिलनाडु से बात करनी है या कर्नाटका से बात करनी है तो वे हिंदी में नहीं कर सकते, या दिल्ली में जो बैठे लोग हैं वे कन्नड़म में या तेलुगु में बात नहीं कर सकते या तमिल में बात नहीं कर सकते। तो इसलिए इंग्लिश में बात की जाती है, इंग्लिश में सारा कॉन्वर्सेशन होता है। नेक्स्ट आता है 9th शेड्यूल की बात करें तो 8 शेड्यूल्स तो जो थे ये तो आज़ादी से पहले जिस टाइम भारतीय संविधान बन रहा था, तो 1949 में जब आज़ादी के बाद जब भारतीय संविधान बना उस टाइम पे ये जो 8 शेड्यूल्स थे ये तो उसी टाइम पे तैयार हुए थे। लेकिन 9th शेड्यूल से लेके 9, 10th, 11, 12th ये आज़ादी के बाद में जब संविधान को संशोधन किया गया उसके बाद ऐड किए गए। तो 9th शेड्यूल क्या कहता है, सबसे पहले देखते हैं कि इट डील्स विद द एक्ट्स एंड रेगुलेशंस ऑफ द स्टेट दैट डील विद लैंड रिफॉर्म्स एंड एबॉलिशन ऑफ द जमींदारी सिस्टम। तो लैंड रिफॉर्म्स के लिए यानी कि जो भूमि सुधार थे और एबॉलिशन ऑफ द जमींदारी सिस्टम था यानी कि जो जमींदारी प्रथा थी उसको ख़त्म करना था, उसके लिए 9वीं अनुसूची लाई गई। इट ऑल्सो डील्स विद द एक्ट्स एंड रेगुलेशंस ऑफ द पार्लियामेंट डीलिंग विद अदर मैटर्स। तो जो पार्लियामेंट डील करती है किन चीज़ों से या उसके एक्ट्स हैं रेगुलेशंस हैं उसके साथ डील करता है। पहला अमेंडमेंट जब हुआ था 1951 का, तो फर्स्ट अमेंडमेंट के साथ ही 9th शेड्यूल जोड़ दिया गया, यानी कि जैसे ही संविधान बना 1950 में लागू हुआ, 1951 में पहला अमेंडमेंट किया गया और उसी में ही 9वीं अनुसूची ऐड कर दी गई। टू प्रोटेक्ट द लॉज इंक्लूडेड इन इट फ्रॉम जुडिशियल स्क्रूटनी, यानी कि इसके अंदर अगर 9वीं अनुसूची में उस टाइम पे ये कहा गया कि अगर कोई कानून को 9वीं अनुसूची में डाल दिया जाएगा तो वो जुडिशियल स्क्रूटनी से बच जाएगा, यानी कि सरकार यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो उसके ऊपर कोई भी सुनवाई नहीं कर पाएगी। तो लेकिन 2007 का एक केस हुआ तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया कि द लॉज इंक्लूडेड इन द शेड्यूल आफ्टर 24 अप्रैल 1973 आर नाउ ओपन टू जुडिशियल रिव्यू। यानी कि 2007 में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि मान लेते हैं कि कोई भी केस जो 24 अप्रैल 1973 के बाद हुआ होगा और वो अगर आपने 9वीं अनुसूची में डाला है तो उसके ऊपर जुडिशियल रिव्यू हो सकता है, यानी कि न्यायिक जो पुनरावलोकन है वो हो सकता है, यानी कि न्यायिक समीक्षा हो सकती है। फिर 10th शेड्यूल आता है तो इट कंटेन्स प्रोविजंस रिलेटिंग टू द डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर्स ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन। मान लेते हैं डिफेक्शन के ऊपर यानी कि दल बदल कानून के ऊपर जो चीज़ लाई गई वो 10वीं अनुसूची में लाई गई, 10th शेड्यूल में लाई गई। तो इसमें ये बताया गया कि कोई भी MP या कोई MLA अगर अपनी पार्टी से कूद कर तो किसी दूसरी पार्टी में जाता है चुनाव होने के बाद, तो वो उसका जो उसकी मेंबरशिप है उसको ख़त्म कर दिया जाएगा। तो दिस शेड्यूल वाज एडेड बाय द 52nd अमेंडमेंट इन 1985। तो 1985 में राजीव गांधी गवर्नमेंट के टाइम के दौरान 52वें संविधान संशोधन से इसको ऐड किया गया था 10th शेड्यूल के रूप में। नेक्स्ट आता है 11th शेड्यूल। अगर हम देखें तो इट कंटेन्स द प्रोविजंस दैट स्पेसिफाई द पावर्स अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ पंचायत्स। अब इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, जब 92 में अमेंडमेंट हुआ, 1992 में 73rd अमेंडमेंट हुआ, तो उस टाइम पे पंचायती राज व्यवस्था को, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को संवैधानिक दर्जा दिया गया। जब उसको संवैधानिक दर्जा दिया गया तो उसके साथ एक 11वीं अनुसूची जोड़ी गई संविधान में जिसमें 29 सब्जेक्ट थे जिसके ऊपर पंचायती राज काम कर सकती है। तो इट हैज़ 29 सब्जेक्ट्स, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, 29 मैटर्स हैं। ये जो शेड्यूल है ये 73rd अमेंडमेंट 1992 के साथ ऐड किया गया था। फिर आता है 12वां शेड्यूल। अगर हम देखें 12वीं अनुसूची तो ये डील करता है विद द प्रोविजंस दैट स्पेसिफाई द पावर्स अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ म्यूनसिपैलिटीज़। तो जिस तरह से जो 11वीं अनुसूची है वो पंचायतों के साथ डील करती है, उसी प्रकार से जो 12वीं अनुसूची है वो म्यूनसिपैलिटीज़ के साथ डील करती है, यानी कि जो कि शहरों की चीज़ें हैं। तो इसके अंदर 18 मैटर्स हैं, यानी कि 18 सब्जेक्ट्स हैं, और ये 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के साथ हुआ था जो कि 1992 में लाया गया था। तो 73 और 74 लगातार लाए गए थे 92 के अंदर ही। पहले 73rd से पंचायती राज व्यवस्था को दिया गया कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस, और उसके बाद फिर 74th अमेंडमेंट से कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया अर्बन सेटअप को, यानी कि म्यूनसिपैलिटीज़ को। आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे कि कौन सा आर्टिकल है जो पंचायती राज के साथ और म्यूनसिपैलिटी के साथ डील करता है, यानी कौन सा आर्टिकल है जो इन दोनों के बारे में डिफाइन करता है, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। तो ये थे 12 शेड्यूल्स। अब एक बार ट्रिक देख लेते हैं इनको याद करने की। तो ट्रिक है टीयर्स ऑफ ओल्ड PM, ज़्यादातर लोगों को पता होती है ये। तो टीयर्स ऑफ ओल्ड PM क्या है, टी से सबसे पहले देखें तो टी से सबसे पहले आता है टेरिटरी, यानी कि जो शेड्यूल 1 है वो टेरिटरी के बारे में बताता है, स्टेट के बारे में, यूनियन टेरिटरी के नाम बताता है, उनकी टेरिटरी बताता है। फिर ई से आता है इमोल्यूमेंट्स, शेड्यूल 2 जिसमें हमें पता चलेगा कि हमें कितना पैसा मिल रहा है। फिर ए से आएगा ओथ और एफर्मेशन कि जो हम शपथ लेंगे। फिर चौथा शेड्यूल आता है आर से आता है राज्यसभा की राज्यसभा में किस राज्य से कितनी सीटें हैं, वो आर से।
फिर एस से शेड्यूल एरियाज़, जो शेड्यूल एरियाज़ हैं, शेड्यूल ट्राइब्स हैं, उनके एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। फिर टीयर्स ऑफ, फिर ओ से आता है अदर शेड्यूल एरियाज़, यानी कि AMTM, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, तो शेड्यूल 6 में। फिर शेड्यूल 7 में आता है फेडरल प्रोविजंस, यानी कि जो 3 लिस्ट हैं, यूनियन लिस्ट यानी कि संघ सूची, स्टेट लिस्ट यानी कि राज्य सूची, और कॉन्फ्रेंट लिस्ट यानी कि समवर्ती सूची। उसके बाद आता है फिर शेड्यूल 8 आता है फिर ऑफिशियल लैंग्वेजेस, जिसमें से कि 22 ऑफिशियल लैंग्वेज बताई गई हैं। फिर आता है 9वां शेड्यूल, 9वीं अनुसूची, जिसमें लैंड रिफॉर्म्स के बारे में बात की गई है। फिर 10वां शेड्यूल डिफेक्शन के बारे में बात करता है, और 11वां 12वां, तो 11वां बात करता है पंचायती राज के बारे में, और 12वां बात करता है म्यूनसिपैलिटी के बारे में। तो टीयर्स ऑफ ओल्ड PM से आप 12 के 12 जो शेड्यूल्स हैं उनको याद कर सकते हैं। तो दैट्स ऑल। तो ये थे 12 के 12 शेड्यूल्स। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको एक बार समझ में आ गए होंगे। नहीं समझ में आया तो वीडियो को पॉज करके रिपीट करके जरूर देखिएगा। तो अगर आप वीडियो को रिपीट करके देखेंगे, इसको 2-3 बार देख लेंगे, तो ये सब चीज़ें आपके दिमाग में सेट हो जाएंगी। यानी कि कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो इनसे आए, शेड्यूल से आए और वो आपका छूट जाए। तो कुछ क्वेश्चन जो हमने शुरू में पूछे थे उनके आंसर देख लेते हैं। सबसे पहले आता है कि कितने शेड्यूल्स हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। हमें पता चल गया है कि 12 शेड्यूल्स हैं। अगर सवाल ये पूछे कि इनिशियली जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ था तब कितने शेड्यूल्स थे, तब 8 शेड्यूल्स थे। तो ये आपको ध्यान रखना है कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। उसके बाद एंटी डिफेक्शन लॉ किसके तहत आता है, ये 10वीं अनुसूची के तहत आता है, 10th शेड्यूल के तहत आता है। फिर आता है कितनी शेड्यूल लैंग्वेजेस हैं भारतीय संविधान में, तो 22 हैं। हमने देखा 8वीं अनुसूची में बता रखा है ये हमें। और सेकंड शेड्यूल जो है वो पैसे से बात करता है, भैया हमें पैसे कितने मिलेंगे, भत्ते और परिलब्धियाँ कितनी मिलेंगी, MP MLA बन गए तो ये सब चीज़ें मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आई होंगी, इसमें कोई डाउट नहीं होगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपके क्या डाउट हैं। कोई आपको सजेशन देना है तो आप सजेशन जरूर दीजिएगा। आपको किसी भी टॉपिक पे वीडियो बनवानी है तो वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू एंड बाय बाय।